आज कुछ 2 इस तरह के इंसिडेंट्स हुए, कुछ इस तरह की डिस्कशंस हुई ऑफ़िस के अंदर कि मैंने कहा यार ये वीडियो बननी चाहिए। एक तो ये डिस्कशन था कि हम इंजीनियर्स को सीरियस क्यों नहीं लिया जाता है और दूसरा ये कि जो हमारी सैलरीज़ होती हैं इंजीनियर्स की वो एट पार क्यों नहीं है। उसको तो पहले मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने कहा यार इतनी भी कम नहीं होती, लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज़ किया कि हम अपने एंगल से ना देखें, ज़रा फ्रेश ग्रेजुएट्स के एंगल से देखें या जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनके एंगल से देखें, तो फिर मैंने ज़रा ऐसे ही गूगल पे सर्च किया इनकॉग्निटो मोड के ऊपर। तो मुझे पता चला कि जब मैं लिखता हूँ ना व्हाई आर इंजीनियर्स पेड, अब पेड के बाद सो लिटिल है, सो मच है, सो लिटिल इन द यूके है, सो लिटिल रेडिट है, सो लिटिल इन द सिंगापुर है, सो लिटिल इन द यूके है, पेड मोर देन डॉक्टर्स, वो कोई पूछ ही रहा है, व्हाई आर इंजीनियर्स पेड सो लो, पेड सो मच। ज़्यादातर क्वेश्चंस यही थे कि इतना कम क्यों पे किया जा रहा है। तो उसके भी कुछ रीज़न्स हैं, हम उस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी से रिलेट कर रहा है कि आपको पैसे क्यों कम मिल रहे हैं या आपकी सैलरीज़ क्यों कम हैं। और साथ में मैं बात करूँगा एक और एस्पेक्ट की, क्योंकि जो ऑफ़िस में यही बात हो रही थी कि यार कुछ लोगों को बिल्कुल बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। मैं उसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक हमारे एक दोस्त थे, उनको यहाँ पर एक प्रोडक्ट है नेशनल बॉन्ड्स की। तो नेशनल बॉन्ड्स ने अपनी वेबसाइट पे एडवर्टाइज़ किया हुआ था कि जो उनके रेट्स हैं, जो प्रॉफ़िट रिटर्न्स हैं, वो 5% के हैं। अब 5% के जो रिटर्न्स हैं, उन्होंने एडवर्टाइज़ किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था प्रॉफ़िट्स आपको 6 महीने में मिलेंगे। तो हमारे जो दोस्त थे, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। अब मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि वो समझ जाएँगे, लेकिन काफ़ी पढ़े लिखे थे और उनको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए था। ये बड़ा कॉमन सेंस है कि अगर आपको लिखा हुआ है कि 6 महीने में रिटर्न्स मिलेंगे और एनुअलाइज़्ड रिटर्न है 5% का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5% रिटर्न हर 6 महीने पे मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको ऑलमोस्ट 2.5% रिटर्न हर 6 महीने पे मिलेगा, अगले 6 महीने पे दोबारा 2.5% मिलेगा, तो टोटल 5% एनुअलाइज़्ड रिटर्न है। उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, वो मुझसे बात भी करते रहे। जब इवेंचुअली 6 महीने बाद पैसे आए, तो उन्होंने बोला यार पैसे कम हैं। मैंने बोला पैसे कैसे कम हैं? नेशनल बॉन्ड्स छोटी-मोटी चीज़ तो नहीं है, वो तो आपको बड़ा क्रिस्टल क्लियर करके देगी। तो फिर जब कैलकुलेशन करने बैठे तो पता चला कि यार कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। जो रिटर्न्स आए हैं वो आपको 5% के हिसाब से मिले हैं, लेकिन आपको प्रॉफ़िट क्योंकि 6 महीने पे मिला है तो वो 2.5% होगा ऑफ़ कोर्स। तो ये बात उनको समझ नहीं आ रही थी। वो कह रहे थे यार लिखा तो 5% है, तो मैंने कहा यार 5% एनुअलाइज़्ड है। आपको जो रिटर्न मिला है वो 6 महीने के बाद मिला है। तो ये इतनी बेसिक चीज़ अगर आप इतना कुछ पढ़ने के बाद नहीं सीख सकते, तो फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। आपकी अपनी मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपकी पढ़ाई पर, बल्कि आपकी जो आपने अपने आप को कोकून में बंद करके रखा हुआ है, उसके ऊपर। अच्छा, ये प्रॉब्लम सिर्फ़ इंजीनियर्स की नहीं है, ये मैं डॉक्टर्स को भी देखता हूँ, ये मैं और प्रोफ़ेशंस को भी देखता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मैं इस पे क्रिटिसाइज़ बहुत आराम से कर सकता हूँ। उसमें पहला पॉइंट ये है कि मैंने इंजीनियर्स को देखा है ज़्यादातर साइलोज़ में काम कर रहे होते हैं। अपना काम करते हैं, काम से रिलेटेड काम करते हैं, टेक्निकल रहते हैं और आगे नहीं बढ़ रहे होते। अपने जो अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो क्रॉस फंक्शनल नहीं समझते कि कैसे चीज़ें चल रही हैं। ये नहीं देख रहे कि सेल्स कैसे हो रही है, ये नहीं देख रहे कि फाइनेंस किस तरह से मैनेज हो रहा है। अपने काम से काम रख रहे होते हैं और उसको समझते हैं कि सारा काम है। आप इंजीनियर हैं, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब आपको लगता है कि वो जो पढ़ लिया है वो इनफ था। अब जो है, जो प्रैक्टिकल लाइफ़ है, उसके अंदर आपकी जो मेहनत थी, अब वो काम आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको कांस्टेंट लर्निंग करनी पड़ती है। आप हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे कि यार फाइनेंस हमको ये नहीं कर रहा, एचआर हमारे साथ ये कर रही है, सेल्स वाले सारे अपने टारगेट पूरे करके बोनसेस ले जाते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें जब आप कंप्लेन उस वक़्त कर रहे होंगे जब आपको अपनी वैल्यू खुद समझ नहीं आएगी और आप उसको खुद से क्रिएट नहीं करेंगे। अगला पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि मैंने इंजीनियर्स को देखा है ज़्यादातर वो उसमें लैक कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ये बात जनरलाइज़ करके कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे केसेज़ ऐसे भी हैं जिसके अंदर हमने खुद भी देखा है कि इंजीनियर्स बहुत ऊपर तक जाते हैं और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के सीईओज़ भी इंजीनियर्स हैं। लेकिन मैं मासेस की बात कर रहा हूँ और उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीइंग एन इंजीनियर मुझे लगता है कि ख़ास तौर पे जो हम अगर साउथ एशियंस जो कम्युनिटी है वहाँ से आ रहे होते हैं लोग, उसके उनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स की कमी होती है और उसको वो डेवलप भी नहीं कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो इम्प्रूव करनी चाहिए और उसी से आप की जो जो स्टेपिंग स्टोन होता है, वो वही होता है। आपका जो टेक्निकल नो हाउ है या नॉलेज है, वो एक हद तक आपको काम करती है, आपको साथ देती है, लेकिन उसके बाद अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं,
पीपल्स स्किल हैं, किस तरह से लोगों से बात करनी है, अपने ऑर्डिनेट से कैसे काम करवाना है और जो आपके बॉसेस हैं, उनसे किस तरह का रिलेशन रखना है और जो क्रॉस फंक्शन अगेन मैं एज़ आई सेड बिफोर कि उन लोगों से जो आपके डिपार्टमेंट में नहीं है, उनके साथ कैसे फंक्शन करना है और उनके काम को समझकर अपने काम को किस तरह से निकलवाना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर हम लोग मिडल क्लास बैकग्राउंड के भी होते हैं, तो वो एक मसला अपनी जगह पर है, लेकिन मेरे ख़्याल से लर्निंग एज़ सून एज़ पॉसिबल कर देनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर हैं, तो डेफ़िनिटली मैं इस पे इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। अभी मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, एक लिंक्डइन क्रिएटर हैं हमाद भाई, उनके साथ मैंने वीडियो बनाई थी, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से आपको अपना जो पर्सनल ब्रांड है, वो भी इम्प्रूव करना चाहिए थ्रू लिंक्डइन। इसके अलावा थिंक बियॉन्ड योर इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने इवन अभी एक और पॉडकास्ट की थी, एक यूएस की यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर थे अहमद, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट की थी और उन्होंने मुझे बताया था कि ऑल्दो कि वो पीएचडी प्रोफ़ेसर हैं और वो बहुत टेक्निकल काम कर रहे होते हैं, उनके पास मल्टीपल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं उनके अंडर, लेकिन एट द सेम टाइम वो खुद फाइनेंसेस को भी देख रहे हैं, वो उनको टेक्निकल चीज़ें भी पता हैं और डिफरेंट लोगों से वो बात भी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप ऊपर जा रहे होते हैं, एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाते हैं, तो आपको हर तरह के लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है, उनसे बात करनी पड़ती है और क्रॉस फंक्शनल रहना पड़ता है। आप एज़ एन इंजीनियर जो भी काम कर रहे हैं, आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे काम कर रहे हैं, वो एक टूल है और उससे आगे आपको बिज़नेस को समझना चाहिए और बिज़नेस किस तरह से काम कर रहा है, वो देखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वो मैं देखता हूँ कि जो इंजीनियर्स हैं या आईटी प्रोफ़ेशनल्स हैं, वो ट्राई करते हैं कभी-कभी, सारे नहीं, कभी-कभी ट्राई करते हैं कि परफेक्शनिस्ट हो जाएँ। अच्छा, परफेक्शनिस्ट जब बंदा होता है ना, तो वो हर काम नहीं कर पाता और कभी-कभी चीज़ों में, बल्कि मैंने ज़्यादातर देखा है कि जर्नलिस्ट चाहिए होते हैं। अब जर्नलिस्ट का मतलब ये होता है कि जो लोग ज़्यादातर काम और क्विकली मैक्सिमम काम कर सकें किसी एक चीज़ के अंदर। वो पहले कहते थे कि जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, लेकिन मेरे ख़्याल से आजकल के ज़माने के अंदर आप पहले जर्नलिस्ट होते हैं और फिर वो आप एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर मास्टर बन रहे होते हैं। एक पॉइंट ये है कि जो इंजीनियर्स होते हैं वो ग्लैमराइज़ तो करते हैं वेल्थ को, लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं हैं। मैंने नॉर्मली लोगों को देखा है कि वो अपने लिमिट्स के अंदर रहते हैं और उनको लगता है कि इससे ऊपर वो जा ही नहीं सकते। जबकि स्काई इज़ द लिमिट और इंसान को इनफैक्ट वो ये बहुत मशहूर है ना कि आपको ये जो 4 साल हैं यूनिवर्सिटी के, ये डिफ़ाइन नहीं करते कि आपको पूरी ज़िंदगी क्या करना है। तो हो सकता है आपकी इंजीनियरिंग कि आपने 4 साल तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उसी के अंदर रहते हैं और पूरी ज़िंदगी उसी के अंदर रहते हैं और अपने आप को प्राउड इंजीनियर कहते हैं और बहुत अच्छी बात है प्राउड इंजीनियर कहना, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए हो सकता है इंजीनियरिंग से बाहर निकलना पड़े। आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए हो सकता है आपकी इंजीनियरिंग आपको वो अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरह से उस सिनेरियो के अंदर ना दे रही हो, तो हो सकता है आपको बाहर निकलना पड़े। जो ग्लैमराइज़ करना है वेल्थ को अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आपने लिमिट कर दी अपने थॉट्स को कि अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो वो बहुत ज़्यादा डेट्रिमेंटल होता है। मेरे ख़्याल से हर बंदे का एक विज़न होना चाहिए कि वेल्थ क्रिएट करना और पैसे कमाने को बुरा नहीं समझना चाहिए, जो कि मैंने देखा है बहुत सारे इंजीनियर समझते हैं कि नहीं यार, ये हमारा काम नहीं है और हमें जिस काम के लिए जो हमने पढ़ा है ये वही चीज़ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इंजीनियर्स का कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट करके रखते हैं। अच्छा, बहुत सारे इंजीनियर्स और आईटी प्रोफ़ेशनल का एक और मसला ये होता है कि वो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा लिंक्ड रहते हैं, हमेशा स्क्रीन की तरफ रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरैक्शन करते हैं वो भी अपने पीयर्स के साथ करते हैं या जो कोड्स लिख रहे होते हैं या लेट्स से जो ईमेल्स कर रहे होते हैं वो उस तक रहते हैं। आप ज़रा थोड़ा-सा बाहर जाके देखें, लोगों से बाहर इंटरैक्ट करें। इसके अलावा कंपाउंड एज़ आई सेड बिफोर, जो हमारी एक बात हो रही थी, कंपाउंडिंग को एप्रिशिएट नहीं करते, उनको नहीं समझ में आता कि पैसों को कैसे कंपाउंड करना है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे करनी है। मेरा एक दोस्त है, मैं अभी पाकिस्तान गया हुआ था तो मेरी बात हो रही थी, तो पाकिस्तान के अंदर क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड्स थे किसी ज़माने में, जो कि आपको आप मुझे ज़रा कमेंट्स में लिख के बताएँ जो पाकिस्तान से देख रहे हैं। अब मैंने सुना है कि वो उस तरह के बेनिफिट्स नहीं है म्यूचुअल फंड्स और पेंशन फंड के जो पहले थे, जिसमें अच्छा खासा आपको टैक्स रिबेट मिल रहा था। अभी भी मिल रहा है, लेकिन अब उस तरह का शायद नहीं मिल रहा है। टैक्स ऑप्टिमाइज़ नहीं करते हैं। जो जिस तरह से चल रहा है वो उसी तरह से चल रहा होता है। उनको ज़्यादा नहीं सोचते कि अपने पैसों को किस तरह से मैनिपुलेट करें या उनको किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें। टैक्स को ख़ास तौर पे किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करें। हालाँकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है टैक्स ऑप्टिमाइज़ करने के, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप अपना थॉट प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेंगे, वही थॉट प्रोसेस लेकर आप जब बाहर जाएँगे, तब आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बाहर का, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका का,
जो पूरा पर्सनल फाइनेंस का जो सिस्टम है वो टैक्स के अराउंड घूमता है। तो ये चीज़ें आपको पाकिस्तान में रह के समझ लेनी चाहिए कि कहाँ-कहाँ पर आपका टैक्स सेव हो सकता है। मैं अवॉइड करने की बात नहीं कर रहा या इवेट करने की बात नहीं कर रहा, ये आपकी टैक्स ऑप्टिमाइज़ेशन होती है जो आपको पता होना चाहिए। अगेन वही बात है कि लोगों को कंपाउंडिंग समझ में नहीं आती है, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आती है, उसकी वजह से वो फिर पैसे भी नहीं ग्रो कर पाते। सिर्फ़ ये समझते हैं कि जो इनकम उनकी सैलरी आ रही है, वही सब कुछ है। बल्कि मैं मेरा एक और दोस्त था तो वो कहता था कि यार चलो ये मेरी एक्स अमाउंट की सैलरी है, इससे 2000 दिरहम बढ़ जाएँगे या 3000 दिरहम बढ़ जाएँगे, आई एम हैप्पी, मैं जॉब चेंज कर लूँगा। मैं उसको हमेशा कहता था कि यार 2000 3000 दिरहम से क्या होगा? इवन 5000 दिरहम से क्या होगा? अगर तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है उसमें यही है कि ये जो पैसे बढ़ रहे हैं, इनको तुमको सिर्फ़ सेव ही करना है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। रादर देन जस्ट ये तुम्हारा थॉट प्रोसेस हो, अगर तुम वही पैसे अगर इस वक़्त भी तुम इन्वेस्ट सही जगह पे करना शुरू कर दो, तो अगले 10 साल के अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी। या तो बड़ी जंप लो ना, अच्छी खासी जंप लो, तो फिर बात भी है कि तुम्हारी इनकम बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ़ 2000 3000 दिरहम के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट उस तरह से नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट और है कि अपनी ईगो को थोड़ा-सा साइड में रखना पड़ता है। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था ना कि ईगो इज़ वन बाय नॉलेज, यानी कि जब आपकी ईगो होती है तो वो नॉलेज बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेसर द नॉलेज ग्रेटर इज़ द ईगो एंड मोर द नॉलेज लेसर इज़ द ईगो। सो ये एक पॉइंट था जो आइंस्टाइन की तरफ से था। सो इसमें जो है वो जो इंजीनियर्स हैं वो ख़ास तौर पे मार खाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आईक्यू सब कुछ होता है। जबकि मेरे ख़्याल से आजकल के ज़माने में आईक्यू तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस क्वोटिएंट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। आप किस तरह से बिहेव करते हैं अपने सर्कमस्टांसेस के ऊपर, अपने सराउंडिंग्स को देखकर, जो आपका बिहेवियर होता है, जो रिएक्शंस होते हैं, वो डिफ़ाइन करते हैं कि आप किस तरह से आगे जाएँगे। मैं ऐसे लोगों को बहुत जानता हूँ, मैं क्योंकि अब तो 25 साल का एक्सपीरियंस हो गया है इंडस्ट्री के अंदर। तो हमने जो देखा है, वो ये कि जो बंदे टेक्निकली थोड़ा-सा कम भी होते हैं काम में, लेकिन उनका टेम्परामेंट अच्छा होता है, तो वो टीम प्लेयर अच्छे होते हैं और वो मैनेजर उनके साथ ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेट कर सकता है, रादर देन कोई बंदा टेक्निकली बहुत अच्छा हो लेकिन वो टीम प्लेयर अच्छा ना हो और उसके एटीट्यूड का मसला हो, उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह का बंदा होता है वो ज़्यादातर अपने फाइनेंसेस को भी नहीं डील कर सकता। तो इस वीडियो का मकसद ये था कि जो फेलो इंजीनियर्स हैं, वो अपना जो एटीट्यूड है, वो बेहतर करें अपने ऑफ़िसेज़ के अंदर। लिमिट ना करें अपने आप को कि एक स्पेसिफ़िक डोमेन के अंदर आपने अपने आप को लिमिट कर लिया हो, तो वो बिल्कुल भी ना करें। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंजीनियर्स थे और अब डिफ़रेंट किस्म की डोमेन्स में काम कर रहे हैं, फाइनेंस में काम कर रहे हैं। और हम इवन पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि वो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो कि एक्टर्स भी हैं, यूट्यूबर्स भी हैं और पता नहीं क्या-क्या। तो अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए एक स्पेसिफिक प्रोफ़ेशन से जस्ट बिकॉज़ आपने वो 4 साल आपने वो स्टडी किया है। प्रोफ़ेशन बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको ग्रो करने में मदद देती हैं। प्लस ये कि एज़ एन इंजीनियर आपको पैसों का भी देखना चाहिए, पैसे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। आपकी सैलरी जो है वो मार्केट डिटरमिन्ड है और उसके हिसाब से आपको अच्छी मिलनी चाहिए। जब आप इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ाएँगे, अपनी प्रेज़ेंटेशंस बेहतर करेंगे, अपनी आप को प्रेज़ेंटेबल बनाएँगे, तो आपके ऑटोमैटिकली पैसे भी बढ़ेंगे और साथ में जब आपकी जो वेल्थ की नॉलेज है, फाइनेंशियल नॉलेज है, ये इम्प्रूव होगी, तो आपको और चीज़ें भी समझ में आएँगी। प्लस ये कि जो चीज़ भी आप कर रहे हैं, छोटे लेवल पे अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं, इंडिया में हैं, कहीं भी हैं, छोटे लेवल पे जब आप करेंगे और जब बड़े लेवल पे आप मूव करेंगे कहीं और बाहर, तो आपको वही चीज़ें काम आएँगी जो मेरे मेरे जब मैं बैक होम पाकिस्तान में काम करता था, तो मुझको जो चीज़ें मैंने सीखी वहाँ पर वो मुझे आज तक काम आती हैं। इसी तरह से जो मैंने शुरू-शुरू में इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो सोच रहा था, जो कर रहा था, वो आज तक मेरे साथ है। तो ये चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस हो भी गया है या आपको कोई लॉस हो भी गया है, तो वो उसको आप अपना जो उसको लेसन समझें। उसको उससे लेसन लर्न करके आगे चलें। ये ना करें कि आप किसी बैड एक्सपीरियंस की वज़ह से आगे फिर इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे मैंने भी किया था कि म्यूचुअल फंड में मुझे नुकसान हुआ था 2009 में, उसके बाद से मैंने म्यूचुअल फंड स्टॉक्स को छुआ नहीं था और जब छुआ तो 2012 में मैंने ट्रेडिंग की, उस पे मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं कि ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग में फिर नुकसान हुआ। फिर मैंने 2018 तक उसको नहीं छुआ। तो लेसन्स लर्न करने चाहिए, लेकिन उस चीज़ को कंप्लीटली छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये मैं इस वीडियो के अंदर हर तरह की चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपको इंटरपर्सनल स्किल्स, अपने टेक्निकल स्किल्स, लोगों से बात करना, ईमेल्स ड्राफ्ट करना, लिंक्डइन प्रोफाइल इम्प्रूव करना, इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सीखना, समझना, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आई डोंट नो कि मैंने कितना अपना जो मैसेज था वो क्लियर किया है। मैं इस चैनल के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ, पर्सनल फाइनेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी क्रेजी एडिक्शन टू मंथली सैलरी, उस वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा दिया। और एक मैंने वीडियो बनाई थी 9 मिस्टेक्स रिच पीपल मेक विद देयर मनी, यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।